आपने तो बड़ी चतुराई से अपने पागल लड़के को मेरी भोली भाली बिटिया के पल्ले बांध दिया नागेंद्र बाबू। अब तो आपको समधी जी का संबोधन भी देने का मन नहीं करता। पता नहीं हम कैसे आपके बिछाए जाल में फंस गए। पहली बार जब हम मिले थे तो कितना मासूम सा चेहरा बना कर बैठा था आपका बेटा। उसे देखते ही मेरी बिटिया उसे अपना दिल दे बैठी, वरना बिना अच्छे से पता किए अपने जिगर के टुकड़े को भला कौन अनजान लड़के संग ब्याह देता है। अरे क्या हुआ समधन जी, मैं तो आपको समधन जी ही कहकर पुकारूंगा। आप मेरी बहू की माँ जो ठहरी, बताइए तो सही आखिर हुआ क्या है जो मेरे बेटे पर इतना बड़ा आरोप मढ़ रही हैं। भले ही मेरे बच्चे को उतना व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, पर धीरे धीरे सबको खुश रखना सीख ही जाएगा। नागेंद्र बाबू ने अपनी समधन के गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। अभी 1 महीने पहले ही नागेंद्र बाबू के बेटे प्रवीण की शादी सुबोध बाबू की बेटी अंजलि संग काफ़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के 1 सप्ताह बाद ही प्रवीण अपनी पत्नी को लेकर अपनी नौकरी पर दूसरे शहर चला गया। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश थे। नागेंद्र बाबू समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई जो बहू की माँ फ़ोन करके अपना गुस्सा उतार रही है। उन्होंने अंजलि की माँ से पुनः पूछा, मेरे प्रवीण से आखिर क्या गुस्ताखी हो गई? बहू ने आपसे कुछ कहा क्या? कल रात तो मुझसे उन दोनों की बात हुई थी तो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। शायद प्रवीण की माँ नहीं है तो बहू को मुझसे कुछ कहने में संकोच होता होगा। कृपया आप मुझे कारण तो बताइए। मैं अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अरे वाणी में मिठास घोलना तो कोई आपसे सीखे। सब कुछ पता होते हुए भी कितनी आसानी से आपने गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। नागेंद्र बाबू की समधन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुनाह बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही। आप मेरे बेटे पर ऐसा क्या हो गया जो आप उसे गुनाहगार कह रही हैं? कुछ बताइए तो सही। नागेंद्र बाबू ने अपनी समधन से पूछा। अरे इतने भी भोले मत बनिए नागेंद्र बाबू, आप खुद ही पूछ लीजिए अपने पागल बेटे से। अरे आप पूछेंगे भी क्या? आपको तो पता ही होगा कि आपके बेटे को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे इतने कम दिनों में ही यह दूसरी बार है जब वह अंजलि को पकड़कर जोर जोर से झंझोरने लगा। वह तो ऐसे चीखता है मानो उसकी जान ही ले लेगा। उसकी आँखों में खून उतर आता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसे भेष में मेरे सामने मत आया करो। कुछ देर बाद शांत होकर वह अंजलि से माफ़ी मांगने लगता है। अब बताइए क्या कहना है आपका? अब भी आप कहेंगे कि आपका बेटा नॉर्मल है? ओह अब समझा। आप कृपया उसे गलत ना समझें समधन जी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात की इतनी गहराई से समझा ही नहीं। नागेंद्र बाबू ने अपनी समधन से कहा। समझना क्या है नागेंद्र बाबू, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपको पहले से ही पता था कि आपके बेटे को
पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मेरी बेटी सही ही कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। आपका बेटा मेरी बेटी को देखकर अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और हिंसक हो जाता है। अरे मेरे तो कर्म फूट गए जो आपके पागल बेटे के पल्ले अपनी अंजलि को बांध दिया, कहती हुई सिसक पड़ी थी नागेंद्र बाबू की समधन। नहीं नहीं, आप जैसा समझ रही हैं समधन जी वैसा कुछ भी नहीं है। आप विश्वास रखिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जैसी उसकी हरकतें हैं, मेरी बेटी ही क्या कोई और भी उसके साथ नहीं रह सकता। नागेंद्र बाबू की समधन ने कहा, कृपया आप एक बार मेरी पूरी बात थोड़ी धैर्य से सुन लें, उसके बाद आप अपनी राय व्यक्त कर लीजिएगा। नागेंद्र बाबू ने अपनी समधन से विनती की, कहिए अपने बेटे के बचाव में जो कुछ भी कहना है। समधन की सहमति मिलते ही नागेंद्र बाबू अपनी आप बीती सुनाने लगे। वर्षों पहले हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। काफ़ी मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ था। माँ बाबा ने मुझ पर अपनी ममता उड़ेल कर रख दी थी। मैंने भी कभी उनकी ममता का अपमान नहीं किया। पढ़ लिख कर मुझे शहर में नौकरी मिल गई। उसके बाद माँ बाबा ने सुनीता संग मेरा ब्याह रचा दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव के कारण वह सबकी चहेती बन गई थी। 2 साल के अंदर ही हम एक ही साथ 2 बच्चों के माता पिता बन गए। सुनीता ने एक ही साथ 2 जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां बिखरी थी। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे माँ बाबा के साथ गांव में रहते थे और मैं छुट्टियों में शहर से गांव आया करता। एक दिन अचानक दिमागी बुखार के कारण मेरे पिताजी इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। उसके जाने से माँ के साथ हम सब भी बहुत आहत थे। माँ को खुश रखने की हम कितनी भी कोशिश करते रहे, पर 1 साल के अंदर ही वे भी पिताजी के पास सदा के लिए चली गई। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को संभालता हुआ अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर आ गया। परिवार के साथ रहने के लिए मैंने एक अच्छा सा बड़ा घर किराए पर ले लिया। हमारा पूरा परिवार नए घर में बहुत खुश था। नए सिरे से हम अपनी गृहस्थी संवारने में लगे थे। हमारे दोनों बच्चे भी वहाँ बहुत खुश थे। उन्हें खेलने के लिए एक बड़ा सा छत जो मिल गया था। वे दोनों भाई बहन घंटों वहाँ बैठकर खेला करते। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आखिरकार वो मनहूस दिन हमारे जीवन में आ ही गया, जिसके बाद हमारा सब कुछ बिखर गया। उस दिन मेरी पत्नी छत पर कपड़े सुखाने गई थी। हमारे दोनों बच्चे भी माँ के साथ थे। अचानक प्रवीण खुशी से चिल्लाया, निम्मो वे देख कितनी सुंदर पतंग है, काश हमें वह मिल जाती। हाँ भाई, सचमुच बहुत सुंदर पतंग है, कहती हुई मेरी निम्मो पतंग के पीछे पीछे भागने लगी। अचानक सुनीता के कानों में आवाज़ आई, माँ मुझे बचा लो। जब मेरी पत्नी ने पलटकर देखा तो निम्मो मेरी बच्ची छत से नीचे गिर गई थी। सुनीता बदहवास होकर रोती चिल्लाती नीचे
की ओर भागी। उसने मेरी निम्मो को गोद में उठाया, पर काल के क्रूर हाथों से वह हमारी बिटिया को नहीं बचा सकी। खबर मिलने पर मैं भी ऑफिस से दौड़ा भागा पहुंचा, तसल्ली के लिए कि शायद मेरी बिटिया की सांसें बची हो। मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी निम्मो को गोद में लिए सुनीता बहुत देर तक रोती चीखती रही। बहुत मुश्किल से उसकी गोद से निम्मो को अलग कर उसका दाह संस्कार किया गया। प्रवीण जरवत सब कुछ देखता रहा। वह ना हंस रहा था और ना ही रो रहा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल गायब ही हो गई थी। मेरे लिए बेहद संकट की घड़ी थी कि कैसे अपनी पत्नी और बच्चों को संभालूं। लोगों ने सलाह दिया कि प्रवीण को उसकी मां की गोद में बिठाया जाए ताकि उसकी बंद जुबां खुल जाए। मैंने उसे ज़बरदस्ती सुनीता की गोद में बिठाया तो वह मां को देखकर घबरा कर चिल्लाने लगा। कहने को तो हमने एक बच्चा खोया था, पर प्रवीण तो अपनी मां को देखते ही चिल्लाने लगता था। मुझे लगा कि अभी नया घाव है, बाद में प्रवीण धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। बीतते समय के साथ सुनीता भी खुद को संभालने लगी थी, पर उसने सजना संवरना बिल्कुल छोड़ दिया था। कभी खुले बाल तो कभी सूजी लाल आंखें। वह जिंदा लाश बनकर रह रही थी। प्रवीण माँ की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता था कि उसकी माँ ने अपने दूसरे बच्चे को भी खो दिया है। वह कितनी भी कोशिश करती, पर प्रवीण उससे दूर भागता रहा। आखिरकार सुनीता इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे काल ने अपना ग्रास बना लिया। अंततः मैंने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया और हमेशा के लिए बुरी यादों से दूर होकर नए शहर में आकर बस गया। अब हम बाप बेटे ही एक दूजे का सहारा थे। उसका दाखिला मैंने नए स्कूल में करा दिया। दोस्तों के बीच घुलते मिलते प्रवीण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैंने भी उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, पर माँ नहीं बन पाया। एक माँ जो अपने बच्चे दिल के बहुत करीब होती है, उसकी हर भावनाओं का भली भांति ख्याल रखती है। मुझे लगा था कि प्रवीण अब बिल्कुल सामान्य हो गया है, परंतु आपकी बातों से लगता है कि उसकी बुरी यादें फिर से लौट आई हैं। प्रवीण की सासू माँ सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। प्रवीण के अतीत की कुछ बातों से तो वे वाकिफ थी, परंतु आज मानो उन्होंने प्रवीण के जीवन की कुछ अनछुपे पन्नों को पहली बार टटोला था। धीरे धीरे पता चला कि अंजलि के खुले बालों को देखकर प्रवीण उस पुराने सदमे से मुखातिब हो जाता था, जिसे वह शायद आज तक उभर नहीं पाया था। घर वालों की सर्वसम्मति से प्रवीण को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। उनकी देखरेख और परिवार के प्यार की बदौलत प्रवीण फिर से सामान्य हो पाया। उसके अतीत के घाव तो शायद कभी नहीं भरेंगे, पर उस पर प्यार का मलहम लगाकर उसे नासूर बनने से रोक लिया गया। आज प्रवीण और अंजलि एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।